नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा जो है पॉलिटी के सेक्शन का घटना चक्र पूर्वालोकन के पॉलिटी के सब्जेक्ट का 8वां लेक्चर है। ठीक है, 8वें लेक्चर का पार्ट 1 है। आज हम बात करेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। ठीक, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चूँकि हम प्रश्नों के माध्यम से ही डिस्कस करते हैं, इसलिए सीधा सीधा प्रश्नों पर चलेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए, यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपको याद रहना चाहिए। देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1993 को। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मेघालय 21 जनवरी 1972। मणिपुर 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। ठीक, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का एक ही दिन, एक ही सन में 21 जनवरी 1972 को। ठीक, 9वां सिक्किम 16 मई 1975। 10वां राज्य मिजोरम 20 फरवरी 1987। 11वां राज्य अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक ही दिन। ठीक, 20 फरवरी 1987। 12वां गोवा 30 मई 1987 को। ठीक, फिर नेक्स्ट छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को। इसके अलावा तेलंगाना 2 जून 2014 को। ठीक, इतने राज्यों के गठन की डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि क्रॉस मैच कराने के लिए आ जाता है। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो पूछा जा रहा है कि संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4, ई अनुच्छेद 5। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के तहत जो है भारतीय संसद को नए राज्यों को बनाने का अधिकार है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम परिवर्तन का अधिकार, ठीक, इसकी शक्ति भारतीय संसद में निहित है। किसके किसके? राज्यों के निर्माण की, उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नाम परिवर्तन के अधिकार की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। ऐसा कहाँ है? अनुच्छेद 3 में। ठीक, अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है तथा अनुच्छेद 2 में भारतीय संघों में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया। ये तीनों अनुच्छेद देख लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। ऑप्शन है ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। चलिए, अभी अभी ऊपर देखा, यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ये देखिए, तो सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राष्ट्रपति को या डी सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद को ही राज्यों के सीमाओं का परिवर्तन करने का अधिकार है। ऐसा अनुच्छेद 3 में हमें बताया गया है और हमने पढ़ा भी है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन है ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राजनीतिक दलों को या फिर डी केंद्र सरकार को। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद को ही। ठीक, नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति संसद में निहित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ भी पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन या फिर डी राज्यों का यूनियन। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन। भारत एक राज्यों का यूनियन है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैसे किस प्रकार से इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया, निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया, ठीक, यानी कि देश के 2 नाम बताए गए हैं, भारत और इंडिया। राज्यों का संघ यानी कि यूनियन शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया। किसका? राज्यों का संघ यूनियन होगा। भारत के राज्यों, कहाँ से लिया गया है यह बात? यह लिया गया है कनाडा से। ठीक,
भारत राज्यों का संघ होगा या संघवाद जो है यह कनाडा से भारत में लिया गया है। ठीक, भारत के राज्य क्षेत्रों में एक पहला है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे, ठीक, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र होंगे और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। ठीक है, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया। पहली अनुसूची में क्या क्या है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और प्रत्येक राज्य क्षेत्रों के और प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन, ठीक, यानी उनका एरिया, इन सब का वर्णन संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। एरिया कहें या यूं कहें राज्यों की सीमा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ठीक, ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। या फिर डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत के राज्यों ने अपनी कोई सहमति नहीं दी थी कि हाँ भैया हम सब मिल करके, अब जैसे भारत का ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, ये एमपी हो गया, ये राजस्थान हो गया, तो इन्होंने नहीं डिसाइड किया था कि चलो तीनों लोग एक होकर के एक देश बनाते हैं, ठीक, जिसका नाम भारत होगा। ऐसा इन तीनों ने नहीं डिसाइड किया था, जबकि भारत ने यह डिसाइड किया, यानी कि इस देश ने, अपने देश ने यह डिसाइड किया कि हाँ तुम उत्तर प्रदेश होगे, तुम मध्य प्रदेश होगे, तुम राजस्थान होगे। ठीक, इसका अर्थ यह है, ठीक, यानी कि भारत का गठन जो है राज्यों द्वारा नहीं हुआ है, जिस प्रकार अमेरिका का हुआ है। अमेरिका का गठन राज्यों की आपसी सहमति के आधार पर हुआ है, न कि भारत का। ठीक है, कुछ खास इसमें और है नहीं, फिर भी अगर आप कहें तो पढ़ता हूँ। देखिए, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात यूनियन राज्यों का संघ होगा। दैट इज इंडिया, दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अतः भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है ए, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ऑप्शन बी है कि इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। और ऑप्शन सी है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। या फिर ऑप्शन डी, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, यानी कि नए राज्यों के निर्माण की जो भी प्रक्रिया या जो भी संशोधन होंगे उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं समझा जाएगा, बल्कि यह एक साधारण प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से कि कोई विधि बनाई जाती है उसी प्रकार से नए राज्यों का निर्माण संसद कर सकती है। आइए देखिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। ठीक, ऊपर देखिए, यहाँ पहली अनुसूची क्या है और चौथी अनुसूची क्या है, ये आप लोग बताइए यार, रिकॉल करिए। नहीं याद आ रहा है तो अनुसूचियों वाले टॉपिक को एक बार फिर से जाके कवर कीजिए।
आइए नेक्स्ट बात करते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन है ए साधारण, बी 2/3, सी 3/4, डी 2/4 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। देखिए, पहली अनुसूची में क्या दिया है कि पहली अनुसूची में आपका राज्यों का नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। ठीक, पहली अनुसूची में आपको बता दे रहा हूँ। और चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में प्रावधान है। इसी वजह से जब भी कभी नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाएं या उनका कुछ भी क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है तो इन दोनों अनुसूचियों में भी संशोधन हो जाता है। ठीक है, फिर भी अनुसूचियां अगर ना याद हो तो अनुसूचियों वाले टॉपिक को जाकर के आप कवर कीजिए। चलिए, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन है ए संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी है कि संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। अभी अभी हमने देखा एक्सप्लेनेशन भी इसका। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, या डी प्रशासक द्वारा। संघ राज्य या केंद्रीय राज्य एक ही बात होती है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कुछ और एक बात पता चलेगी आपको। देखिए, अनुच्छेद 239 यानी 239 सब क्लास 1 या 239 खंड 1 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति ऐसे पदाभिधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा ऐसे पदाभिमान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं, अपने द्वारा नियुक्त किसी न किसी प्रशासक के द्वारा केंद्र राज्यों के बारे में या केंद्रीय राज्यों या संघ राज्यों के बारे में प्रशासन करता है। चलिए, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है, दो कथन है, एक कथन और एक कारण है। कथन ये है कि भारत संघ नहीं है, और कारण बताया जा रहा है आर कि किसी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। चलिए जी, इन्हें आप समझिए, तब तक मैं नीचे इन ऑप्शंस को पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सही किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, बार बार हमने बात की कि भारत एक संघ है। ठीक, ये गलत हो गया। अब आर सही है। ठीक, किसी भी राज्य को क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। मतलब ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का अगर नाम कुछ और करना हो या फिर मध्य प्रदेश का नाम कुछ और बदलना हो तो संसद को इनसे अनुमति लेना अनिवार्य ही होगा, और इनकी इनकी अनुमति अनिवार्य होगी उस पर देने के लिए। अगर भैया ये अनुमति देते तो ठीक है, नहीं देते तो भी कोई बात नहीं, हम बदल रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए नाम परिवर्तन के बारे में कुछ चीज़ें और देखते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ। देखिए, संघ वाली जब भी कहीं बात आए कि पहले भी आपको बताया जा चुका है, आप यूनियन या फेडरेशन यानी कि इंग्लिश वाले पार्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है, कि वहाँ पे यूनियन लिखा है या फेडरेशन। यूनियन लिखा है तो भारत के बारे में यह कथन सही होगा, फेडरेशन लिखा है तो यह कथन अमेरिका के बारे में सही होगा, भारत के बारे में गलत होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है या यूनियन ऑफ द स्टेट। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनुच्छेद 3 के अनुसार आवश्यक है किंतु बाध्यकारी नहीं है। अतः
संसद बिना राज्यों के सहमति के भी ऐसा कर सकती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। ए, राज्य के विधानसभा सदन की, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री की, ऑप्शन सी राज्य की, या फिर ऑप्शन डी राज्य की नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य की अनुमति आवश्यक नहीं है। यहाँ देखिए, बाध्यकारी नहीं है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ए, ऑप्शन है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ऑप्शन बी है कि किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ऑप्शन सी किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, और या फिर ऑप्शन डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह प्रावधान संवैधानिक उपबंध या संविधान में नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, 3 प्रकार से राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में बताया गया वो कौन कौन से 3 प्रकार है। पहला, कि किसी राज्य की सीमा बदलने से, ठीक, नए राज्य का निर्माण करने से, उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार नहीं है। ठीक, यानी कि सीमा, नए राज्यों का निर्माण और उनके नाम में परिवर्तन करके नए राज्य बनाए जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, अभी और डिटेल में पता चलेंगी चीज़ें, परेशान मत होइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन है, कथन है एक, कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। कथन 2 है कि एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और कथन 3 है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। इस कमेटी को JVP कमेटी भी बोलते हैं। ठीक, जवाहर हो गया, ये वल्लभ हो गया, ये पट्टाभी हो गया। चलिए बात करते हैं, इसमें सही है। देखिए, यह कथन सही है, हमने बार बार पढ़ा है। इन दोनों के बारे में हम नीचे एक्सप्लेनेशन में भी देखते हैं। बाकी ऑप्शन इसमें सभी तीनों सही है। आइए देखिए एक्सप्लेनेशन। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है कि संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। यह कथन किसका है? डॉक्टर अंबेडकर का। बाकी जो एसके धर आयोग था, इसका गठन 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संबंध में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी गई थी। किसके द्वारा? एसके धर आयोग के द्वारा। कब गठन हुआ था? 1948 में। इन्होंने जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर विभाजन को अस्वीकार करते हुए प्रशासनिक सुविधा अनुसार राज्यों के विभाजन को स्वीकार किया था। ठीक, इस आयोग ने ऐसी सिफारिश की थी। बाद में वर्ष 1948 में ही पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया यानी JVP कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट या अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कथन 2 है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। कूट दिया हुआ है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
यानी कि केवल यह बात सत्य है या यह कथन सत्य है, यह कथन असत्य है। थोड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो देखते हैं हम लोग थोड़ा आराम से, जल्दबाजी नहीं। देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ या यूनियन ऑफ स्टेट की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, बार बार बुक में भी बताया जा रहा है और बार बार मैं भी पढ़ रहा हूँ, पेपर में गलत नहीं होना चाहिए आपका, इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, तथा प्रवेश या स्थापना, ठीक, तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है। परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, अब तो अनुच्छेद 19(1) क में बात की गई है स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। ठीक है, इसमें देखिए, इस अधिकार का प्रयोग कर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अन्य अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन राज्य द्वारा आरोपित किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी यह जो स्वतंत्रता दी हुई है, यह जो है अनलिमिटेड नहीं है कि हाँ भैया मिल गई स्वतंत्रता, हम किसी को भी कुछ भी कहे या कर सकते हैं, हमें संविधान में ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त है। नहीं, इस पर युक्त प्रतिबंध या फिर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। कौन कौन से? न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन या अपराध करने के हेतु, ठीक है, सदाचार के हितों के लिए, शिष्टाचार के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर इन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, या डी सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय संसद को। ठीक, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद या वह नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। ठीक, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 2 में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। कहाँ पे? अनुच्छेद 2 में, याद रखिएगा, क्योंकि इन जनरल लोग करते क्या है, अनुच्छेद 1, 2, 3 या फिर यूँ कहे कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके अंदर रहती है और यहीं से प्रश्न उनके गलत होना शुरू हो जाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? ऑप्शन है ए 5वीं, बी तीसरी, सी दूसरी या फिर डी प्रथम अनुसूची। बताइए किस में संशोधन किया जाएगा अनिवार्यतः? चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसे आपको बताया जा चुका है ऊपर ही। देखिए, संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन है ए 20, बी 25, सी 30 या डी इनमें से कोई नहीं, कोई सीट आरक्षित नहीं है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों या संघ शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई। आइए इन सीटों का क्रमवार विवरण भी देख लेते हैं। तो यह देखिए, लोकसभा में अभी वर्तमान में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 19 हैं, जिसमें से दिल्ली के लिए 7, अंडमान व निकोबार के लिए 1, चंडीगढ़ के लिए 1, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव के लिए 2, ठीक, लक्षद्वीप के लिए 1, पुडुचेरी के लिए 1, जम्मू कश्मीर के लिए 5, लद्दाख के लिए 1। ठीक, और जबकि राज्यसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 8। कहाँ कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए 3,
पुडुचेरी के लिए 1 और जम्मू और कश्मीर के लिए 4। तो सर्वाधिक सीटें किसके लिए? दिल्ली, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर पुडुचेरी। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? ऑप्शन है ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, या ऑप्शन सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, या फिर ऑप्शन डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 1 नवंबर 1956 को भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा अनुशंसित किए गए राज्यों या फिर राज्यों की संख्या थी 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं, एक ये खास है। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इसकी सिफारिश के आधार पर 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्र को स्थापित किया गया था। और एक और विशेष बात है कि आंध्र प्रदेश जो है यह स्वतंत्रता के बाद प्रथम भाषा के आधार पर गठित राज्य है। 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य व संघीय प्रदेश हैं? चूँकि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आइए तो सीधा चलते हैं। यहाँ देखिए, देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात इसके अलावा भारत में कुल 29 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र हो गए थे। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के पश्चात अब कुल राज्य 28 और 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। कितने? 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर के गठन के बाद। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में वो क्या नाम है, एक राज्य था दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण कर दिया गया। किसका किसका? दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को यहाँ पे मिलेंगे आप लोग। ये गुजरात वाला राज्य है और इधर महाराष्ट्र है। यहाँ पे आपको दादरा और एक साइड वो दमन और दीव दोनों मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैप देखते चलिएगा। तो जब इन दोनों को एक कर दिया गया तो अब फिर से क्या होगी स्थिति? 28 राज्य और 6 संघ शासित 8 राज्य संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश हो गए। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन कुछ है, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश नहीं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। ऑप्शन है ए 27, बी 28, सी 29 या फिर डी 30। आसान है बहुत, 28। ठीक है, सॉरी हाँ 28। ठीक है, देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत वर्तमान में इनकी संख्या फिर से 28 हो गई। और दादरा नगर हवेली को एकीकरण के बाद कितनी संख्या हो गई संघ शासित प्रदेशों की? 8। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इसमें पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दमन और दीव, सी गोवा या डी पुडुचेरी। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। ठीक है, देखिए गोवा जो है यह पहले संघ राज्य क्षेत्र था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। कब हटाया, कैसे हटाया, इसके बारे में अभी इसी चैप्टर में आगे बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका नाम जो है इस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता के बाद अभी तक नहीं बदला गया था,
लेकिन अब क्या हुआ है, अब आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हो गया है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच, ठीक है, तो अब आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी होगी वह अमरावती हो जाएगी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल 10 वर्षों के लिए यह राजधानी अभी कॉमन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए, लेकिन 10 वर्षों के उपरांत यानी 2024 के उपरांत यह स्थिति वर्तमान से अलग हो जाएगी, ठीक है। अन्य राज्यों का देखेंगे तो देखिए, मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु की राजधानी जो कि मद्रास थी, इसका नाम बदल करके चेन्नई कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी को कलकत्ता के अलावा कोलकाता कर दिया गया, ठीक है, कलकत्ता के बजाय। और इसी प्रकार से केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का नया नाम अब तिरुवनंतपुरम रख दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दिल्ली है एक राज्य, बी एक केंद्र शासित प्रदेश, सी एक स्वायत्त शासी परिषद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, पेन नहीं लिया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ऑप्शन है ए 67, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 70। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69वां या फिर 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991, कब 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी उपबंध किया गया। कब 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से। इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 239 क या फिर 239 ए, ठीक है, में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन NCR का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक। ऑप्शन है ए 240 खंड 1 का उपखंड क अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी 240 का खंड 1 का उपखंड ख लक्षद्वीप, ऑप्शन सी 240 का खंड 1 का उपखंड ग दमन और दीव, या फिर ऑप्शन डी 240 1 का घ पुडुचेरी। चलिए इसके बारे में, या फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 240 का 240 1 के खंड 1 का उपखंड घ, ठीक है। बार बार खंड उपखंड के चक्कर में कन्फ्यूजन होती। चलिए यहाँ देखिए, अनुच्छेद 240 के खंड 1 के उपखंड घ में पुडुचेरी दिया गया है, जो गलत है। वर्तमान में दादरा नगर हवेली दमन और दीव अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 1 ग दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240 1 घ को विलोपित कर दिया गया है, अब यह है ही नहीं, ठीक। जबकि पुडुचेरी की बात अनुच्छेद 240 1 अंग में की गई है, ठीक है। कायदे में इसे आपको पढ़ना चाहिए था, सुमेलित करने वाला प्रश्न था। मैंने सिर्फ इसीलिए पढ़ा कि देखिए आप लोग किस तरीके से कन्फ्यूजन होती है। ऐसा बात हमें लग रहा था ना जैसे मैं बता ही रहा था, इसीलिए मैं सुमेलित करने वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ता हूँ। ऐसे प्रश्नों पे आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को देख क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है और अपने से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बाकी फिर मैं सही आंसर कराऊंगा आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। ऑप्शन है ए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, ठीक, गल्फ ऑफ खंभात,
ऑप्शन सी है कि दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, या फिर ऑप्शन डी दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। बताना है कौन सा गलत है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, यानी कि यह वाला गलत है। बाकी गोवा 1987 में पूर्ण राज्य बना था। दीव खंबात की खाड़िया गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है। इसी प्रकार से दमनदीव भारतीय संविधान में 56वें संशोधन द्वारा अलग गोवा से अलग कर दिया गया था, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे। 1954 तक, आज़ादी के बाद भी दादरा और नगर हवेली या नागर हवेली, ठीक है, फ्रांसीसी नहीं पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया। उसके पश्चात दादरा नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन है ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम वाला ना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग का है, ठीक है, क्योंकि इसके संबंध में 2 बार संशोधन किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। लेकिन 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। 35वें संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। वहीं 34वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य या पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। चलिए फिलहाल आज यहीं तक रहने देते हैं इस लेक्चर में। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, जो कि आज ही आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। टाइम भी थोड़ा सा क्रॉस हो गया, देखा नहीं मैं। चलिए।